साथियों नमस्कार। अ, आशाराम बापू से संबंधित एक खबर लेकर के आया हूँ। बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। अ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेम्परेचर देखा, 32 डिग्री है हमारे उत्तराखंड में। आज सुबह काफ़ी बरसात हुई है। मौसम और दिन की अपेक्षा काफ़ी गर्मी कम है, लेकिन तब भी 32 डिग्री टेम्परेचर है। तो खबर राक्षसी प्रवृत्ति वाले आशाराम बाबू के बारे में है, जो कभी लोगों की बिगड़ी बनाया करता था। अभी वो पिछले 8-9 साल से जेल में है और वो अपनी ही समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। वो बार बार सरकार को झांसा देने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार उसके झांसों को विफल कर देती है। तो खबर इस तरह से है, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि स्वयंभू संत आशाराम बापू एम्स जोधपुर में डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और हिरासत का स्थान बदलने का उसका मकसद गलत है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि आसाराम चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहता है। राज्य सरकार ने दावा किया कि चिकित्सा उपचार की आड़ में आसाराम ने अपनी सजा को निलंबित करने का तीसरा प्रयास किया है। राज्य सरकार ने आसाराम के आयुर्वेदिक इलाज की जमानत याचिका को चुनौती देते हुए एक हलफनामे में कहा, पिछले दौर की याचिकाओं में आरोपी ने एलोपैथिक तरीके से अपनी बीमारी का तुरंत इलाज कराने की प्रार्थना की थी, जो विफल रही, और अब आरोपी इस वर्तमान याचिका के माध्यम से आयुर्वेद से अपना इलाज कराने के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। हलफनामे में कहा गया कि आसाराम एम्स जोधपुर में डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और 21 मई को डिस्चार्ज रिपोर्ट के अनुसार उसने इंजेक्शन और कुछ दवा लेने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आरोपी की हालत स्थिर है, उसे कोई अन्य जटिलता भी नहीं है, इसलिए आरोपी के किसी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उपचार की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सक अरुण कुमार त्यागी आरोपी का इलाज कर रहे हैं, जो शीर्ष अदालत के आदेश के तहत जोधपुर आयुर्वेदिक अस्पताल से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसका इलाज करते रहे हैं। सरकार ने दावा किया कि आयुर्वेदिक उपचार की आड़ में आसाराम जानबूझकर गांधीनगर और जोधपुर में लंबित मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहा है। आसाराम ने प्रकाशदीप इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड आयुर्वेदिक साइंसेज उत्तराखंड में इलाज की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। राजस्थान सरकार ने 23 मई को मेडिकल कार्ड को रिकॉर्ड में रखा, जिससे ये साबित हुआ कि आसाराम का स्वास्थ्य बिना किसी जटिलता के सामान्य पाया गया। हलफनामे में कहा गया है कि आरोपी अपनी हिरासत के स्थान को स्थानांतरित करने के अपने गलत मकसद के कारण डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। राजस्थान सरकार के हलफनामे में आगे कहा गया है, आरोपी यानी याचिकाकर्ता यानी आसाराम गलत मंशा से चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत के स्थान को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का बदलाव उचित सम्मान के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सरकार ने कहा कि जोधपुर उन दुर्लभ केंद्रों में से एक है जहां एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों उपचार उपलब्ध हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अस्थायी रूप से आयुर्वेदिक उपचार केंद्र में स्थानांतरित करने की संभावना की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। कोविड के बाद उन्होंने उसे एलोपैथिक दवाएं नहीं देने का अनुरोध किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने सजा के अस्थायी निलंबन के लिए आसाराम के आवेदन को खारिज कर दिया था और जिला और जेल प्रशासन को एक उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो 6 मई को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। उसे एम्स जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 मई को मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वो छुट्टी के लिए फिट था। शीर्ष अदालत की ओर से इस मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार यानी कल 11 जून को चलने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलाज कराने के लिए अस्थायी तौर पर सजा निलंबित करने को लेकर स्वयंभू संत और तांत्रिक आसाराम की अपील की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन
खंडपीठ ने मंगलवार को संबंधित पक्षों के वकीलों को बताया कि उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से सुबह ही जवाब प्राप्त हुआ है, इसलिए मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित की जाती है। राजस्थान सरकार ने हालांकि आसाराम की अस्थायी जमानत मंजूर करने की मांग का विरोध किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को इलाज के लिए उसकी आजीवन कारावास की सजा अस्थायी तौर पर निलंबित करने की याचिका निरस्त कर दी थी, जिसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आसाराम की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता 83-84 वर्ष के वृद्ध हैं और उन्हें चिकित्सीय सहायता की तत्काल जरूरत है। उन्हें जोधपुर के एम्स में दिया गया इलाज पर्याप्त नहीं है और उन्हें आयुर्वेदिक केंद्र में शिफ्ट किया जाना है। इससे पहले न्यायालय ने गत शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। आसाराम 2013 से जेल में। आसाराम के करीब 400 आश्रम हैं, जिनमें से कुछ विदेश में भी हैं। आसाराम ने लगभग हर राज्य में अपना एक आश्रम बनाया हुआ है, कहीं कहीं पर संख्या 1 से ज्यादा है। हालांकि केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उसकी पहुंच नहीं है। कई जगह पर आसाराम ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके आश्रम खड़े कर लिए हैं। 2013 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की 16 साल की एक लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह मामला दर्ज कराया गया, जिसे बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आसाराम को जोधपुर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके 2 महीने बाद ही गुजरात के सूरत की 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे पर बलात्कार का आरोप लगाया था। बड़ी बहन की शिकायत के मुताबिक आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच कई बार उनका यौन शोषण किया था। छोटी बहन ने नारायण साई पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद सितंबर 2013 में नारायण साई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सबसे पहले केस की सुनवाई कर रहे सेशन जज मनोज कुमार व्यास को धमकी देने का मामला सामने आया था। कथित तौर पर उनसे कहा गया था कि अगर आसाराम को बेल नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। फिर आसाराम की सुरक्षा देख रहे SHO को भी धमकाया गया था। फिर फरवरी 2014 में सूरत की जिस लड़की ने नारायण साई पर आरोप लगाए थे, उसके पति पर हमला हुआ था। उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से कई बार करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। आसाराम के निजी आयुर्वेदिक चिकित्सक अमूर्त प्रजापति को गुजरात के राजकोट में अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी। 2 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। वो सूरत केस के गवाह थे। इसके बाद आसाराम के कुक अनिल गुप्ता को किसी ने मार दिया था। वो गुजरात की दोनों बहनों के आसाराम के कमरे में जाने के गवाह थे। इसके बाद आसाराम के निजी चिकित्सक राहुल के सच्चन को कोर्ट परिसर में आसाराम के अनुयायी ने चाकू मारा था। वो जोधपुर केस के गवाह थे। नवंबर 2015 को वो गायब हो गए और आज तक नहीं मिले। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। काफी अमानवीय घृणित कृत्य करने वाले आसाराम के गुर्गों ने गुजरात केस के गवाह महेंद्र चावला को हरियाणा के पानीपत में गोली मारी थी। वो कथित रूप से आसाराम साई द्वारा किए गए यौन शोषण और घोटालों के सबूत देने वाले थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कृपाल सिंह नाम के शख्स को मारा गया था। जोधपुर केस के उस गवाह ने मरने से पहले बयान देकर बताया था कि हमलावर आसाराम के समर्थक थे। इन हमलों के साथ साथ कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसी बीच जोधपुर केस की पीड़ित लड़की के पिता को केस वापस लेने की भी धमकी दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साई ने सैकड़ों किशोरियों युवतियों का यौन शोषण किया। बहुत लोगों की हत्याएं कराई गई हो सकती हैं और बहुतों ने डर के कारण अपने मुंह बंद कर लिए। आसाराम के दरबार में नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, दूसरे बड़े लोग हाजिरी लगाते थे, इसलिए डर से कोई आमजन मुंह नहीं खोलता था। कई दशकों तक आसाराम संत के वेश में राक्षसों से भी बदतर काम करता रहा। ये हैं इस टाइप के हमारे देश में संत महात्मा। और ये खबर आपको कैसी लगी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें कृपया, ताकि आगे भी ये खबरों का साहित्य इत्यादि का सिलसिला चलता रहे। हम आपके सहयोग का आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। साथियों नमस्कार। नेता लोग अपने मन की बात करते हैं, हम लोगों को भी अपने मन की बात करनी चाहिए। हर आदमी अपनी मन की बात करता है। कभी लेखक, कलाकार, रंगकर्मी, ये सब जनता की बात करते रहे, मानवाधिकारवादी।
और समाज सेवक और तमाम तमाम तरह के लोग जनता की बातें करते रहते हैं। तो मैं भी आपके लिए जनता के ही एक कवि, जनता के प्रिय कवि, जनता के दुख दर्द को जो है सामने रखने वाले कवि कुंवर पांडे की एक छोटी सी गजल लेके आया हूँ। कहीं मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। गजल सुनाने से पहले थोड़ी सी जरूरी बात आपसे कर लेना चाहता हूँ मैं। मामला यह है कि हमारा जो अभी सरकार का मुखिया है वो बहुत झूठा है। ये जब मुखिया नहीं बना था तब भी खूब झूठ बोलता था। फिर ये विदेश से काला धन लाकर देशवासियों को बांटने, करोड़ों रोजगार देने, अच्छे दिन ले आने और विकास की बड़ी बड़ी बातें करके मुखिया बन बैठा। तब से लगातार झूठ बोल रहा है। सरकार को इसने तबाह करके रख दिया, जनता को इसने तबाह करके रख दिया। लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल पर ये पहले से भी बड़े झूठ बोलकर जनता का ध्यान भटकाता रहता है। जनता की बुनियादी जरूरतों, रोजगार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में भारत की हालत 2014 से ज्यादा बदतर हो गई है। इन 7 सालों में इसके लाखों समर्थकों की आंखें खुल गई हैं। ये देख करके इसने देश को और जनता को बेहद खस्ता हाल बना दिया। लेकिन बहुतों को ये मुखिया अब भी तारणहार नजर आता है। इससे पहले के दौर में भी जनता की दिक्कतें तमाम थी। लोग लगातार इससे पहले के मुखियाओं के बारे में बोलते थे, लेकिन ये मुखिया और इसके लघुए भगुए इसकी या इसकी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं तो इनकी कुर्सियों के पाए हिलने लगते हैं। ये पूरे सिस्टम पर कब्जा किए बैठा है। सबसे ज्यादा अपने ऊपर जनता की मेहनत का पैसा उड़ाता है। जनता के लिए जो भी घोषणा करता है वो बहुत एहसान जताते हुए करता है, जैसे वो अपने पास से कुछ दे रहा हो, जबकि इसकी नीतियों से जनता लगातार बदहाल होती जा रही है और इसके सहयोगी माला माल हो रहे हैं। खैर, 1970-80 के दशक के क्रांतिकारी कवि गोरख पांडे का गीत हम यहाँ पेश कर रहे हैं, जो इस मुखिया के संदर्भ में आज और ज्यादा प्रासंगिक है। रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रुख से उनके रफ्ता रफ्ता पर्दा हटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रुख से उनके रफ्ता रफ्ता पर्दा हटता जाए है। ऊंचे से ऊंचे उनसे भी ऊंचे और ऊंचे जो रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे उससे भी ऊंचे और ऊंचे जो रहते हैं, उनके नीचे का खालीपन, उनके नीचे का खालीपन कंधों से पड़ता जाए है, उनके नीचे का खालीपन कंधों से पड़ता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है। इस मुखिया को या इस तरह की सरकारों को आगे पहुंचाने में जनता की बहुत जाने जाती हैं, बहुत संपत्ति का नुकसान होता है। आज जो मुखिया है उसको वहां तक पहुंचने में लाखों वो हजारों लोगों की जानें चली गई हैं, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। गालिबो मीर की दिल्ली देखी देख के हम हैरान हुए, गालिबो मीर की दिल्ली देखी देख के हम हैरान हुए, उनका शहर लोहे का बना है, उनका शहर लोहे का बना है, फूलों से कटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, गालिब मीर की दिल्ली देखी देख के हम हैरान हुए,
उनका शहर लोहे का बना है, फूलों से कटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का। ये तो अंधेरों के मालिक हैं, हम उनको भी जाने हैं। ये तो अंधेरों के मालिक हैं, हम उनको भी जाने हैं। जिनका सूरज डूबता जाए, जिनका सूरज डूबता जाए, तख्ता पलटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रुख से उनके रफ्ता रफ्ता पर्दा हटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का। तो साथियों, ये थी जनकवि गोरख पांडे की छोटी सी गजल। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।